अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 106 ऑफ स्क्रीन रोमांस। दिन भर के हेक्टिक शेड्यूल के बाद अब जाकर कहीं पिछले 1 घंटे से लैला को थोड़ा रिलैक्स्ड महसूस हो रहा था। वो ऐसे ही बेड पर पिलो सही करके औंधे मुंह लेटी हुई थी। उसने सोने की कोशिश की थी, लेकिन उसे इस वक्त नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। लेटे लेटे उसे काफी बोरियत सी महसूस हो रही थी। अब अभी से लेकर सुबह तक का समय मुझे ऐसे ही अकेले काटना पड़ेगा, कहते हुए उसने करवट बदली। तभी उसकी नजर साइड टेबल पर रखे खाने की ट्रे पर पड़ी, जो कुछ देर पहले मेड रखकर गई थी। भूख तो लग ही गई है, सोचते हुए उसने खाने की ट्रे अपनी तरफ खींच ली। तभी उसकी नजर ट्रे की एक साइड में रोल करके रखी हुई एक मैगजीन पर पड़ी। ये सही है, अब कम से कम कुछ तो बोरियत दूर होगी। मुस्कुराकर खुद से कहते हुए उसने ट्रे से सूप का बोल उठाया और सूप को सिप करके पीने लगी। साथ ही उसने दूसरे हाथ से मैगजीन उठाकर खोलते हुए उसके कवर पर नजर डाली। लेकिन कवर पेज पर नजर डालते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने कबीर और उसकी तस्वीर थी, जिसमें उन दोनों के होठों के बीच बस कुछ ही इंच की दूरी थी। लैला और कबीर का ऑन स्क्रीन रोमांस अब ऑफ स्क्रीन में भी कर रहा है धमाका। कैप्शन पढ़ने के बाद लैला की नजरें 2 पल के लिए भी उस तस्वीर पर नहीं ठहर सकी। उसने अपनी दोनों हथेलियों से अपना चेहरा ढांप लिया और उसकी आंखों में बेचारगी के कुछ आंसू छलक गए। हे भगवान जी, ये कैसे हो गया? लैला ने मायूसी भरे लहजे में भगवान जी से शिकायत की। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी जैसे दिमाग ने कहा, तुझे अभी के अभी कबीर सर को कॉल करके इसके बारे में बताना चाहिए। ये ख्याल आते ही वो कमरे में रखे फोन की तरफ लपकी और जल्दी से रिजॉर्ट का नंबर डायल किया। उधर से रिसेप्शनिस्ट ने कॉल उठाया और पूछा कि किससे बात करनी है। लैला ने घबराहट को काबू में करते हुए कहा, कबीर कपूर, मुझे कबीर सर से बात करनी है। रिसेप्शनिस्ट ने फिर कहा, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन बोल रही हैं? रिसेप्शनिस्ट का सवाल सुनकर लैला जैसे सकते में आ गई। जी वो, लेकिन उससे अपना नाम भी नहीं बताया गया, क्योंकि उसके सवाल के साथ ही लैला को यह भी याद आ चुका था कि कबीर अभी अकेले नहीं है, बल्कि मोहिनी भी उसके साथ ही होगी। उसने एक झटके में कॉल कट कर दी। फिर एक गहरी सांस लेते हुए वो वापस बेड के पास आ गई। मैगजीन अभी वहीं पर रखी थी, जिस पर कबीर और लैला की फोटो मौजूद थी। अचानक से उसे कुछ ख्याल आया और उसने एक बार फिर से वो मैगजीन उठा लिया। उसने जल्दी जल्दी पन्ने पलटते हुए कवर स्टोरी ढूंढ निकाली। वो पूरी स्टोरी पर नजरें दौड़ाने लगी। उधर मोहिनी ने अपने ऊपर झुके हुए कबीर को एक झटके में पीछे हटाते हुए कहा, लैला, मैं लैला दिख रही हूँ तुम्हें? अब उस 2 टके की हीरोइन को बिस्तर पर भी महसूस करने लगे, वो भी मेरे रहते। कबीर ने गहरी सांस ली और थके हुए अंदाज में बेड के कॉर्नर पर बैठ गया। फिर साइड टेबल से अपनी सिगरेट का पैक उठाने लगा। ये देखते ही मोहिनी एकदम से चिढ़ गई। वो भी एक झटके में उठकर उसके पास आई और सिगरेट का पैक उसके हाथों से छीनकर दूर फेंकते हुए बोली, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे और तुम्हें सिगरेट सूझ रही है? कबीर ने मोहिनी को एक नजर देखा और बोला, देखो मोहिनी, तुम खामों बात बढ़ा रही हो। तुम्हें पता है, जब भी कोई किसी फिल्म में काम करता है उसके साथ ऐसा कई बार होता है। वो इसलिए नहीं था कि हमारे पर्सनल मोमेंट में मैं लैला को याद कर रहा था, बल्कि इसलिए था कि दिन भर सैकड़ों बार उसका नाम लेना होता है, इसलिए जुबान पर उसका नाम चढ़ सा गया होगा, इसलिए अभी भी गलती से उसका नाम निकल गया। ठंडे दिमाग से सोचोगी तो तुम्हें लॉजिक लगेगा इस बात में। नो कबीर, नो, मैं कोई बच्ची नहीं हूं कि कुछ भी बोलकर तुम मुझे बहला लोगे। अब कबीर को सफाई देते हुए गुस्सा आने लगा था। उसने एकदम से उठकर गरम कपड़े डाले और बाहर निकलता हुआ बोला, मुझे जो कहना था मैंने बता दिया। अब तुम इसे सच मानो या झूठ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मोहिनी उसे आंसू भरी नजरों से जाता हुआ देखती रह गई। सुजॉय रात में बाहर से जब घर वापस आया
तो पाहूजा साहब के कमरे में उनकी दवाई देने चला आया। पाहूजा साहब उसे देखते ही खुश हो गए। लतिका जी भी वहीं बैठी हुई थी। सुजॉय ने उनकी दवा टेबल पर रखे मेडिसिन बॉक्स में डाली और फिर उनके पास बैठते हुए बोला, डॉक्टर ने टेस्ट रिपोर्ट्स भेजी हैं। पहले से काफी बेहतर है सब। थोड़ा और खुश रहने की कोशिश करेंगे तो जल्द ही पहले की तरह हो जाएंगे। सुजॉय की बात सुनकर पाहूजा साहब के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट सी बिखर गई। उन्होंने धीरे से कहा, अब पहले की तरह तो ये बढ़ती हुई उम्र ही क्या रहने देगी बेटा, लेकिन चलो ठीक हो जाऊं तो कुछ तुम्हारा भी बोझ हल्का हो। काम और मेरी हेल्थ के चक्कर में तुम तो अपनी जिंदगी ही जीना भूल गए हो। मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार तुम अपने दोस्तों के साथ किसी पब या बार में कब गए थे। उनकी बात सुनकर सुजॉय ने उनका हाथ थामते हुए कहा, जितने दिन वो सब करने की उम्र थी डैड, किया तो सब। अब मैं डैड का जिम्मेदार बेटा बनना चाहता हूँ, जो कि उन पर किसी तकलीफ का साया तक नहीं पड़ने दे। पाहूजा साहब उसे बेहद मान से देख रहे थे। स्टडी टेबल के सामने चेयर पर कोई बुक पढ़ती हुई लतिका जी ने दोनों बाप बेटे को प्यार से देखा और बोली, बाप बेटे के लाड प्यार में मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कहीं हूँ ही नहीं, और मैंने भी तुम्हें जन्म दिया है, थोड़ा प्यार मुझ पर भी लुटा दिया करो। तब पाहूजा साहब ने हंसते हुए कहा, देखो देखो, हम बाप बेटे का प्यार देखकर तुम्हारी माँ को कैसे जलन हो रही है। तब सुजॉय उठकर लतिका जी के गले में बाहें डालते हुए बोला, आप पर तो जान भी लुटा दूं माँ, प्यार तो बहुत छोटी सी चीज है। ये सुनते ही लतिका जी ने भी उसे अपने गले से लगा लिया और फिर बोली, मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या लगती है पता है? तुम अपनी परेशानियों से बहुत जल्दी उबर जाते हो। तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी कैसे कूट कूट कर भरी हुई है। कहते हुए लतिका जी ने उसका माथा चूम लिया और फिर वो फिर से अपनी बुक में मग्न हो गईं। मैं चलता हूँ डैड, कहकर उसने जैसे ही पाहूजा साहब की तरफ देखा, उनकी आंखों में एक सवाल देखकर ठिठक सा गया। सुजॉय को अच्छी तरह पता था कि वो सवाल क्या है, लेकिन वो डैड को क्या बताता कि वो अभी भी सुहाना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं रखता। हालांकि इसके लिए वो कितनी मेहनतें कर रहा था ये वही जानता था। उसने गहरी सांस ली और पाहूजा साहब की तरफ देखकर आंखों के हल्के से इशारे में इनकार कर दिया। उसने देखा कि पाहूजा साहब की आंखें कुछ पलों के लिए बुझ सी गईं। वो चुपचाप अपने कमरे में वापस चला आया। अंदर आकर उसे अपनी बेबसी पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके इस इनकार को सुनकर पाहूजा साहब की अभी अभी ठीक हुई तबीयत में फिर से खराबी हो सकती थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, और यही उसकी सबसे बड़ी बेबसी थी। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए सुजॉय ने अपना कबर्ड खोला और उसमें से एक स्लीवलेस टी शर्ट निकालने लगा। टी शर्ट तो उसके हाथों में आ गई, लेकिन उसके साथ साथ कोई दूसरी चीज भी फर्श पर गिरने की आवाज आई। सुजॉय कबर्ड बंद करते हुए नीचे झुका और उसने देखा कि वो एक गॉगल था। वो उसे उठाते हुए खड़ा हो गया और फिर से कबर्ड खोलकर उसे वापस रखने लगा। तभी उसकी नजर गॉगल के फ्रेम में फंसे एक लंबे बाल पर पड़ी। उसने गॉगल को अपनी नजरों के सामने लाया और धीरे से चुटकी में पकड़कर उस बाल को खींच लिया। पहले तो उसे हैरानी हुई कि ये इतना लंबा बाल उसके गॉगल में आया कैसे, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि ये वही गॉगल है जो उसने लैला को उसके सबसे पहले दिन पहनने को दिया था। गहरे सुनहरे रंग का वो बाल सुजॉय के हाथों में आते ही जैसे अपने साथ साथ लैला की यादें भी ले आया था। उसके होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट बिखर गई थी। कभी कभी हम लोगों को पहली ही मुलाकात में कितना गलत समझ बैठते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे हमें एहसास होता है कि सामने वाला नहीं बल्कि खुद हम गलत थे। ओ लैला, पता नहीं तुमने जो हर बार मेरी मदद की है मैं कभी उसका बदला चुका भी पाऊंगा या नहीं। कहकर उसने लैला के उस इकलौते बाल को अपनी मुट्ठी में समेट लिया। इधर कवर स्टोरी पूरी पढ़ने के बाद जैसे ही लैला की नजर राइटर के नाम पर पड़ी, लैला को गुस्सा सा आने लगा। मेरा शक सही निकला, इस बार भी ये सुधांशु का ही काम है। इस आदमी को दिक्कत क्या है मुझसे?
मुझे ना इसे कॉल करके इसी से डायरेक्ट पूछना चाहिए। कहकर उसने अपने पर्स से फोन। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। डायरी निकाली और एक बार फिर से फोन के पास आ गई। नंबर डायल करने के कुछ ही सेकंड्स बाद दूसरी तरफ से सुधांशु की आवाज आई। हेलो, लैला ने एकदम से कहा। सुधांशु जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? सुधांशु उसकी आवाज पहचान कर मुस्कुराते हुए बोला। ओ, लैला रॉय, वो रिपोर्ट छापते हुए मुझे पता था कि आपका कॉल जरूर आएगा। लैला ने उसकी बात सुनकर कुछ कुढ़ते हुए कहा, अगर आपने ये रिपोर्ट सिर्फ इसलिए छापी है कि आपको मुझसे कॉल आए तो मुझे पहले ही बता देते। मैं आपको रिपोर्ट छापने की मेहनत ही नहीं करने देती। उसके बगैर भी कॉल आ जाता मेरा। लेकिन इस बार आपने जो किया है ना, वो बहुत बुरा है। उसकी बात सुनकर सुधांशु ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ मैम, मैं आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा काम है, पेज 3 के लिए सेंसेशनल न्यूज बनाना। अब अगर मेरे कुछ भी लिखने से आपकी तरह हर हीरोइन ऐसे ही आहत होती रहेगी तो फिर मैं भला बेरोजगार नहीं हो जाऊंगा। इसका लॉजिक सुनकर लैला कुछ देर खामोश हो गई थी। फिर कुछ पलों के बाद उसने शिकायती लहजे में कहा, लेकिन वो तस्वीर, वो फिल्म का एक सीन था बस। लेकिन उसे किस तरह छाप दिया आप लोगों ने? तब सुधांशु ने जवाब दिया, देखिए मैम, आप इन सब चीजों की आदत डाल लीजिए। बल्कि मैं तो हैरान हूँ कि दूसरी हीरोइंस हमें पैसे देकर ऐसी तस्वीरें और खबरें छपवाती हैं, और आप हैं कि इस बात के लिए शिकायत कर रही हैं। सुधांशु के कहते ही जैसे लैला को कुछ ध्यान आया। तब उसने जल्दी से पूछा, अच्छा मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये तस्वीर किसने भेजी आपको? इसके जवाब में सुधांशु ने हल्का सा ठहाका लगाते हुए कहा, आप वाकई बहुत भोली हैं लैला मैम। वैसे रिपोर्टर्स कभी भी अपने न्यूज का सोर्स किसी को नहीं बताते। लेकिन चलिए, आपकी मासूमियत को देखते हुए मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, और वो ये है कि बगैर डायरेक्टर की परमिशन किए शूटिंग की इस तरह तस्वीर बाहर नहीं दी जाती है। अब इस मामले में फोटो या कुछ भी लीक होने का क्रेडिट क्रू मेंबर्स के अलावा और किसी को नहीं जाता। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये तस्वीर मुझे आपकी क्रू में से किसने भेजी होगी। लैला ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से कॉल कट कर दिया और फिर से बेदम होकर बिस्तर पर लेट गई। दिमाग में बस यही सवाल चल रहा था कि आखिर क्रू मेंबर्स में से किसने ये तस्वीर सुधांशु को भेजी होगी। सोचते हुए वो एकदम से उठ बैठी। वो कैमरामैन, उसे तो मैंने खुद इतनी बार फोटोज क्लिक करते हुए देखा था, और इस तस्वीर लेने के एंगल से तो साफ पता चल रहा है कि ये कुछ दाहिने तरफ से ली गई है, और दाहिने तरफ तो खुद वो फोटोग्राफर भी मौजूद था। ये बात दिमाग में आते ही लैला चौंक सी गई। हो ना हो कि उसी का काम होगा। मैं भी कि अभी पार्थो सर से जाकर इस बारे में बात करती हूँ। खुद से कहती हुई वो कमरे से बाहर निकली। तभी सामने मंगरू काका अपना काम निपटाते हुए दिखे। लैला को देखते ही उन्होंने कहा, कुछ चाहिए था बिटिया तो फोन कर देती फोन पर। मना करने के लिए जैसे ही लैला ने इनकार में सिर हिलाया, उसे ऐसा लगा कि जैसे एकदम से आसपास की सारी चीजें एकदम से घूम सी गईं। उसने सिर पर हल्के से हाथ रखकर खुद को संभाला और फिर बोली, नहीं काका, कुछ चाहिए तो नहीं। वो मुझे पार्थो सर से कुछ जरूरी बात करनी है। उनका कमरा किस तरफ होगा? लैला ने पूछा तो मंगरू ने थोड़ी दूर पर दिखने वाले कमरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो तीसरा वाला। लैला ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर उस तरफ बढ़ गई। वो अभी उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर नॉक करने ही वाली थी कि तभी अंदर से आती आवाज ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। अंदर से चंद्रा की धीमी धीमी आवाज आ रही थी, अरे खाना तो उसके कमरे में काफी देर पहले ही पहुंचा दिया था, अब तक तो उस पर असर शुरू भी हो चुका होगा। उस दवाई से नींद का असर आधे घंटे में ही गहरा हो जाता है। तो बस अब आप आ जाइए, लैला को अब अपना बनाने का वक्त आ गया है। इसके साथ ही उनकी घिनौनी सी हंसी गूंज गई। ये सुनते ही लैला चकरा सी गई। चंद्रा ने कुछ पल की खामोशी के बाद कहा, क्या मतलब आप नहीं आ रहे हैं?
अरे ऐसे कैसे भला? लैला समझ गई थी कि वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। चंद्रा की बातें सुनकर दरवाजे के बाहर खड़ी लैला के टांगों से जैसे जान निकलती जा रही थी। तभी उसका सिर एक बार फिर से घूमने लगा। उसने अपना सिर अपने दोनों हाथों से थामा और तेजी से वहां हटकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। घड़ी की टिक टिक सी बस यही बात उसके दिमाग को रह रहकर आंखें खोलने पर मजबूर कर रही थी कि उसके पास सिर्फ आधा घंटा है। वो लगभग दौड़ती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ी जा रही थी। अभी उसका कमरा कुछ कदम दूर ही था कि तभी एकदम से मोड़ मुड़ते हुए वो सामने से आने वाले शख्स से टकराई और अगले ही पल लैला नीचे फर्श पर थी। उसकी आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगी थी। क्या चंद्रा के जाल में फंस जाएगी लैला? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।